ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੋਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या बात। खुदा का शुक्र हमको आप सा होना नहीं, बुरे बनते गए लेकिन बुरा होना नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें फरियाद शेख के साथ। बहुत कम लोग इस वक्त किसी न किसी तरह अदब की खिदमत करने में मशगूल हैं, अदब को फ़रोग़ देने में कोशां हैं। ऐसे ही एक शानदार शायर आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ खुद शायर हैं बल्कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया नजम फेलोज़ के नाम से, जो कि शुअरा के लिए एक नहायत शानदार जगह है, जहाँ पे वो अपना जाकर अपने आप को दुनिया तक अपनी चीज़ पहुँचाते हैं और सुनाते हैं अपने जो भी कलाम होता है उनका। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त नजम फेलोज़ एक ब्रांड बन चुका है। मेरी इस बात से आप यकीनन इन तक पहुँच गए होंगे। इनका शेर देखिए कि तुमने तो बस देखा होगा, मैंने चाँद से बात भी की है, जनाब जी ये नजम। आदाब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल प्रोग्राम में आपको वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप वैसे तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, तो फिर इसके साथ शायरी की तरफ आना आपका ये कैसे हुआ? ये तो अलग चीज़ें हैं दोनों बहुत। अच्छा, शायरी की बात करें ना तो शायरी मिजाज का हिस्सा होती है। जैसे आप जो है फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ देखें ना, तो जब बच्चों को तालीम दी जाती है तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं वहाँ पर। हमारे तो खैर इस तरह का रिवाज ही नहीं है ना। हमारे तो ये होता है कि मैट्रिक तक यही पता होता है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो वहाँ पर उनको देखा जाता है कि ये बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। वो हर्फ की तरफ माइल हो रहा है, वो फिल्म की तरफ माइल हो रहा है, वो स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो राग़िब है। तो ये सारी चीज़ें वो देख कर वो तय करते हैं कि भाई इसको किस साइड पे हमने एडजस्ट करना है। अब होता यूँ है कि यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक वाहिद जो है ना आवाज़ है जो अल्लाह ताला आपको हुनर दे के भेजता है, कि जो लोग सुरीले हैं ना सिर्फ उनको ये पता होता है कि वो सुरीले हैं। बाकी सारी चीज़ें अपने अंदर मौजूद सलाहियतें जो हैं वो इंसान को खुद ही जो एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो बस यही है, जब एक शायर मिजाज का हिस्सा होता है, उसका इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप होता है, तो वो फिर आप जो है बचपन से ही उन चीज़ों की तरफ खुद ब खुद अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब एक जो मसला दरपेश होता है वो ये होता है कि फाइनेंशियल्स, जब भी बच्चा ग्रो अप होता है तो ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उनका सबसे पहली तरजीह ये होती है कि ये किसी न किसी तरह बरसरे रोज़गार हो जाए, इसको जो है मामलात इसके कुछ पैसे 4 पैसे कमाने शुरू हो जाए, ताकि ये बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। अच्छा, अब क्या होता है कि इस तगो दो में जब बंदा मैट्रिक करता है, अब मैट्रिक में हमने तो सोचा था हम इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, अब इंजीनियर बनते बनते जब हम एफएससी में पहुँचे हैं तो पता चला जी हमें शायरी का भी शौक़ है। अच्छा, अब ये शायरी का शौक़ जो है और इंजीनियरिंग अब ये चल रही है, चलते चलते पता चला कि एफएससी में नंबर इस काबिल नहीं थे कि वो हमें जो है बर्दाश्त कर सकती इंजीनियरिंग ना। तो वो फिर इंटरेस्ट किस तरफ था? इंटरेस्ट मैथ में था। अब मैथ की वजह से हमें लगा कि यार ये सब्जेक्ट है जो हमें आगे लेके चल सकता है, तो वो ज़रिया बना बीकॉम करने का। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार बात हुई कि जब मैं लाहौर के अंदर आया उस वक्त मुझे ये कहा गया कि जनाब इसको किस फील्ड में डालना है। अब उस वक्त इस तरह होती थी कि 4 बंदे जो है प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ सर जोड़ के बैठा जाता था और पूछा जाता था कि भाई इस बच्चे को किस फील्ड में डालें, मशवरा करना है। अच्छा, फिर उसमें राय भी ली जाती है, भाई तुझे किस में इंटरेस्ट है। अब मैट्रिक तक एफएससी तक किसी ने नहीं पूछा इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन जब आप पहुंचते हैं एफएससी में, ठीक है, एफएससी कर लिया, अब पूछ रहे हैं हाँ जी अब बताएं इंटरेस्ट किस तरफ है। तो खैर वो जब उन्होंने बताया जी मेरा मैथ अच्छा है, तो उन्होंने कहा जी अच्छा आप बीकॉम कर लें। तो ये वजह बनी कि अकाउंटेंसी की तरफ आना हुआ। अदरवाइज़ मिजाज के हिस्से की बात करें तो मिजाज जो है वो शायर मिजाज बंदा है तो वो शायरी ही करेगा।
अब ये दोनों जब चीज़ें मिक्स अप हो गई, अब इनके अंदर तवाज़ुन रखना इतना मुश्किल है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो बंदा है उसको जब डेडलाइंस दी जाती हैं, जब उनको एक मैनेजरियल पोजीशन ऑफ़र होती है, तो आप जिस तरीके से अपने एम्प्लॉइज़ को आपने जब काम लेना होता है तो जो बर्ताव करते हैं, जो सेल टारगेट आपने दिए, आपने जो दिया कि ये डेडलाइंस है जी, इसके ऊपर काम करना है, तो फिर आपको जिस तरीके से एम्प्लॉई से रवैया इख्तियार करना पड़ता है, और जो है दूसरा, और दूसरी तरफ आपका मिजाज है जो कि शायरी है, आप हसास है अंदर से, तो आप एक तरफ उनको डांट रहे होते हैं, साथ अपने ऊपर जो है वो गुस्सा भी कर रहे होते हैं, यार मैंने क्यों डांट दिया इसको। तो ये दोनों साथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ बात। हाँ, अभी आपने जिक्र किया कि आप लाहौर से नहीं हैं, तो फिर आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और लाहौर आने की जो आपकी जर्नी है ये इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार सी जर्नी है। उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें तय नहीं थी। हुआ यूँ कि मैट्रिक में जब मैट्रिक, मेरा ताल्लुक़ जो है इकबाल नगर है जो साहिवाल के अंदर आता है। अच्छा। तो मैट्रिक वहाँ पे किया, इकबाल नगर से ज़ाहिर है। फिर उसके बाद जो है 2 साल के लिए जब इंजीनियरिंग, जी मैंने इंजीनियर बनना है, तो वो फिर हम चले गए हैं जनाब साहिवाल के अंदर। अब साहिवाल में 2 साल हॉस्टल में गुजारे हैं, तो उसके बाद पता चला कि नहीं भाई, ये हमारे बस का रोग नहीं है, और ना ही इतनी जो है फंड्स इस टाइम अवेलेबल थे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एफएससी करने के बाद वाले साहब ने कहा कि भाई हम जितना कर सकते थे आपके लिए किया, आगे का सफ़र आपको ख़ुद तय करना है। तो उन्होंने जो है भाई मेरे पहले लाहौर में सेटल थे, तो उन्होंने उनको कहा, उनको ये टास्क दिया कि भाई इसको अपने पास बुलाओ, और जहाँ पर इसको एडजस्ट हो सकता है तो वो इसको करो, कोई जॉब शॉप लगा दो, सारा कुछ। तो मैं इधर आया हूँ, तो भाई ने कहा इट्स टू अर्ली कि आप जॉब करो, अभी आपको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर दोस्तों से मशवरा किया क्या कराना चाहिए इसको, तो उन्होंने बीकॉम का मशवरा दिया। अब बीकॉम मैंने, मुझे याद है, अब ये बात थोड़ी सी तवील हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके तवज्जो से कुछ दोस्तों के लिए शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक, मैं समझता हूँ कि मेरी जो जर्नी है उसके अंदर एक मोटिवेशनल थ्योरी भी थोड़ी सी, और थोड़ा सा उनके लिए भी आइडिया हो चीज़ों का। तो मैं जब इधर लाहौर के अंदर आया, लाहौर के अंदर मैंने बीकॉम किया। अब बीकॉम मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के किया। अब उसके अंदर ये होता था कि जब मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था तो मेरे पास ट्यूशन, मतलब ख़ुद भी तो मैंने पढ़ना है ना, तो मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं होते थे। तो मेरे दोस्त बड़े, अब मैं उनका नाम लेता हूँ ना तो मुझे बाज़ का ना वो गुस्सा कर जाते, कहते यार तू मेरा नाम ना लिया कर, क्योंकि मुझे अजीब सा फील होता है। बहरहाल उसका एहसान है मेरे ऊपर, उसने मुझे जो है वो किताबें, अपनी किताबों से पढ़ाता रहा, किताबें लेने के पैसे नहीं थे, और मैट्रिक मतलब इधर मैं साथ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उससे पैसे ले रहा हूँ, और उसी से ही गुज़र बसर हो रही है, किराए लग रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ तक उसने टीचर को कहा कि सर ये डिज़र्विंग बच्चा है तो इसकी फ़ीस माफ़ कर दे। तो मेरी फ़ीसें तक माफ़ हुई हैं उस दौर में जब मैं बीकॉम कर रहा था। खैर बड़ा तवील सफ़र है वो, कि सुबह उठ के तो पहले गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स मेरा था, इधर गुरु मांगड़ पे रहता था, तो यहाँ से 3 बसें बदल के वहाँ पे जाना, पैदल चलना के किराया बचाने के लिए, और फिर वहाँ से फ़ारिग हो के वापस आना, और आकर फिर खुद ही कुकिंग भी करते होते थे ताकि कुछ पैसे सेव हो सके। तो इन सारे हालात के अंदर बीकॉम कर लिया मैंने, खैर अल्लाह अल्लाह करके। अब उसके बाद मैंने फिर जो है वो जॉब शुरू की अकाउंटेंसी की। अभी मेरा बीकॉम का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैंने फिर वो की। तो 1 साल के बाद, तकरीबन 2005 की बात है जब मैंने जॉब शुरू की, 1 साल के बाद मैंने सोचा कि ये तालीम मेरे लिए काफ़ी नहीं है। फिर मैंने ACCA जॉब के साथ स्टार्ट किया। अच्छा, ये 2000 शायरी की भी बात करें, मैंने 2002 में शायरी शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे इस स्ट्रगल के दरमियान में शायरी को क्विट करना पड़ा कि मैं शायरी नहीं कर पाया। अच्छा, अब ACCA मैंने 2006 में शुरू किया और 2013 में कंप्लीट हुआ। जितना मैंने कमाया सब का सब मैंने जो है वो ACCA के ऊपर लगा दिया। और जब 2013 में मैं जब इससे फ्री हुआ हूँ तो मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस था।
ये मैं इसलिए बात ऐड कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे करियर के बारे में ऐसे करते कि भाई हम पहले ECCA कर लें या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या MBA कर लें, या करने के बाद जी हम जॉब स्टार्ट करेंगे और हमें पहले दिन मैनेजरियल पोजीशन मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से डाटा एंट्री ऑपरेटर से शुरू किया, अपनी स्ट्रगल जारी रखी, ECCA किया, साथ मेरे साथ 8 साल का एक्सपीरियंस लग गया। अब ये जो एक्सपीरियंस है और ये जो स्ट्रगल है ये मुझे आगे लेके गई। क्यों? आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, मतलब नजम फेलोज़ की भी बात करें ना, तो नजम फेलोज़ के अंदर भी ये मेरा जो सफ़र है ये इसका एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है, क्योंकि मैं मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचा हूं। तो मुझे जिस तरीके से वो काम आया है, जो मैंने चीज़ें सीखी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू ये यहाँ पर मैंने अप्लाई की हैं, तभी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। कई लोग तो ये समझ रहे हैं कि यार नजम फेलो शायद 1-2 साल स्टूडियो बने हुए हैं, 3-4 साल इनकी तंजीम को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो कंपनी की स्ट्रगल है और ये जो स्ट्रगल है ये इकट्ठी शामिल करें तो फिर ये नजम फेलोज़ का एक्सपीरियंस बनता है। मैं तो जब भी मेरा स्टूडियो आना हुआ है या हम उसका कोई भी काम देते हैं, मैं नई हैरत में मुब्तला हो जाती हूँ। इतना शानदार है और बिना किसी आपको कोई गर्ज भी नहीं होती कि कोई आकर आपका कुछ करेगा शायरों से, तो आप कोई तवक्का नहीं रख सकते और फिर भी आप उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊँ, ज़िंदगी में ना आप इस चीज़ को समझें कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो किसी की इमानत है। अल्लाह ताला ने आपको अमीन बनाकर भेजा है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आपको मामला दिए, मतलब मैंने तो सारी जिहाद देखी हैं, मैंने तो जिस तरीके से सफ़र तय किया, मैंने हर एक एंगल। अब 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होता है जब वो इस स्ट्रगल से गुजरते हैं तो वो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। ख़तरनाक है वो फिर बदले की फ़िज़ा कायम कर लेते हैं कि भाई अब हमने इस सोसाइटी से बदला लेना है। एक दूसरी तरह के लोग हैं, मेरा ख्याल है कि मैं दूसरे लोगों के नक्शे कदम पे चलना मैंने मुनासिब समझा, वो ये कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। अगर आप इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आपके पास क्या, मैं सोचता हूँ यार ये मेरे पास, मैंने तो कभी इन चीज़ों का ख्वाब भी नहीं देखा था जो मेरे पास आज मौजूद है। तो आगे से मुझे अंदर से यही जवाब मिलता है कि भाई ये आपने लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करने। अब हमने जो ये स्टूडियो बनाया, अब ये स्टूडियो मैंने अपने शौक़ के तौर पे बनाया है। मुझे शेर सुनना है, मुझे शेर से मोहब्बत है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर बहुत अच्छे अच्छे शोरा मौजूद हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, एक मेरा और ख़्वाब है कि हम किताब से हम इससे पहले इस्तेफ़ादा करते रहे सारा कुछ। मुझे याद है मैं शिव कुमार बटालवी का प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसके अंदर हुआ यूँ कि शिव कुमार बटालवी की ना YouTube के ऊपर सिर्फ एक वीडियो पड़ी है। वो एक छोटा सा इंटरव्यू 3-4 मिनट का। तो मैंने कहा यार ये कितने खूबसूरत शायर और कितनी खूबसूरत आवाज़ें जो हैं वो दब गई हैं। इतने बड़े शायर की आपके पास बातें नहीं हैं, वो कैसे बातें करता था, कैसे शायरी पढ़ता था, क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह मौजूदा दौर में भी बहुत सारे शुरा हैं जो बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ख़जाना हमारे पास मौजूद है। लेकिन होगा क्या कि वक्त है, वक्त ने गुजर जाना है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, एक याददाश्त बनानी पड़ेगी, ताकि हम अगर नहीं होंगे तो कम से कम जो है हमारी यादें तो किसी के पास होंगी कि भाई ये लोग थे जो इससे पहले इस कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद थे। तो सिर्फ इसलिए, और दूसरा एक ये आर्काइव हमारा बन रहा है, ये जो हम काम कर रहे हैं आर्काइव। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला होता है वो ये कि जो शायर है उसका शेर वायरल हो जाता है फेसबुक के ऊपर, नीचे किसी ने नामालूम लिखा होता है, किसी वो कोई रज़िया के नाम से पोस्ट हुआ होता है, कहीं पर वो बानो के नाम से पोस्ट हुआ होता है। अब क्या हो रहा है, अब इस तरीके से हम जब शायर को रिकॉर्ड करते हैं तो शायर का शेर उसकी तस्वीर के साथ लोगों के पास पहुंचता है, बिल्कुल, ताकि वो शेर भी पहुंचे, शायर भी पहुंचे। तो कलामे शायर बाज़ुबाने शायर, ये इसका मकसद है अभी मौजूदा दौर में, और हमारे जाने के बाद ये एक आर्काइव का काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी रेग्रेट नहीं हुआ कि इतना टाइम जो है वो आप शेर से दूर रहे, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचा आपने कभी? अच्छा, इसमें मामला ये है कि देखिए कुछ चीज़ें ना तय होती हैं। आपके लिए कुदरत जो है वो जो है मुतय्यन करती है।
कि भाई आपने ऐसे चलना है। मैं जो चाह रहा हूँ, हो सकता है कि अगर मैं अपने तरीके से सोच रहा होता तो शायद मैं आज कुछ भी ना होता, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत बेहतर सोचा होगा। उसने मेरे जहन में डाला कि भाई अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। कहीं बैठा हूँ, कोई आइडिया मिल गया, आपके साथ बैठा हूँ तो यहाँ से मुझे कई आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो अब मैंने उस आइडियाज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है, उसमें बेहतरी ला के, उन चीज़ों को बेहतर करके, तो इंसान, मैं समझता हूँ, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, वो सीखता है। सीखने का मरहला सारी ज़िंदगी याद साथ साथ चलता है। आप जैसे जैसे सफ़र करते जाते हैं, आपके साथ ये असल में हम मंजिल तय कर लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मंजिल कुछ है ही नहीं हमारे पर। हम किसी भी चीज़ को जब मंजिल बना लेते तो हमारी जुस्तजू ख़त्म हो जाती है, हमारा जो है वो क्यूरोसिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपको कोई मंजिल नहीं बनानी, अपना सफ़र जारी रखना है। ये नए शोरा के हवाले से भी ये चीज़ें आती हैं कि हम बात करें तो उनको यही है कि भाई अभी शेर की तरफ आएँ। जब शेर कहना शुरू कर देंगे ना तो उनको पता चलेगा कि भाई नहीं, आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है। वो जैसे आगे आगे चलते जाएंगे, उनके ऊपर दरवाजे जो है खुलते जाएंगे। मुझे आज भी याद है 2002-03 की बात है, जब मैं अपने आप को गालिब से बड़ा शायर समझता था, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो तब पता चलेगा जब कि आपके ऊपर इल्म के दरवाजे खुलेंगे, आपको पता चलेगा कि भाई इसकी कितनी गहराई है, इसके अंदर कितने जो है जिहाद हैं, कितनी चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करना है। फिर जाके आपको पता चलेगा कि भाई आप तो एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। जो वो साजा जो कह गए हैं, जो लिख गए हैं, वो किस तरीके और किस तरीके से उन्होंने हमारा लम्हा ग्रो करते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है, और ये ऐसे ही है। हमारे नौजवानों के अंदर भी यही फितरी तौर पर मौजूद हैं ये चीज़ें। तो हमें उनको बड़े प्यार से, बड़े आराम से उनको साथ लेके चलना है। उनको इनके इस रवैये को, मतलब मैं कभी भी कोई नया शायर आता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, तो मुझे कभी भी उससे ना वो नहीं, नेगेटिव फील्स नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त यही करेगा, लेकिन इसको हमें साथ रखना है, इसको सिखाना है। जब साथ रहेगा, इसके ऊपर दरवाजे खुलते जाएंगे, ये खुद ब खुद सीखता शुरू करते हैं और अपने आप को समझने लगता है कि हमने कोई मीरो गालिब के, ये मैं बता रहा हूँ, ये खुदाई ऐसे ही है। कोई भी आप देखे ना, जब बंदा लिखने शुरू करता है ना, तो बंदे को लगता है कि मैंने जो लिख दिया ना, ये कोई भी नहीं लिख सकता इस तरह। लेकिन ये दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, उम्र से चली है, ठीक है, फिर आगे ये क्या कुछ होते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आप देखें तो पता चलता है, आप कोई मिसरा कहें तो पता चलता है ये 3600 बंदे और कह चुके हैं आपसे पहले। ये कोई आज आप नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंसान को लगता है पता नहीं मैं दुनिया का जो है ना अनोखा लिखने वाला आ गया हूँ। तो ये कह लें कि शुरू में होती हैं ये चीज़ें, लेकिन जो बंदा सीखता है, वक्त गुजरता है, बंदा समझता है, तो बंदे की चीज़ें ठीक होती जाती हैं। अच्छा, आप पंजाबी भी लिखते हैं, तो हमें कोई अपनी गज़ल सुनाते हैं कुछ? अच्छा, पंजाबी की भी मैं बात करूं तो देखें, पंजाबी क्योंकि पंजाब के हम वासी हैं, पंजाबी हमारी माँ बोली है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जितनी, मुझे याद है आज भी नसीर अहमद साहब के पास में जब गया था कि सर मुझे कुछ सिखा दें, तो उन्होंने जो है कहा बेटा सुनाओ आपने क्या लिखा हुआ है। मैंने एक उर्दू की गज़ल सुनाई उन्हें और एक मैंने पंजाबी की सुनाई। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी जो है पंजाबी है वो वज़न में है, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा फेलन चलता है ना, तो वो वज़न के अंदर थी। अच्छा, तो बाकी चीज़ें फिर सीखे। अब ये देखें कि ये क्या है, कि नेचुरल चीज़ है। अब नेचुरल चीज़ क्या है कि मेरे अंदर वो रिदम पहले से मौजूद है पंजाबी का। अब बाकी किसी ज़ुबान के अंदर मुझे जाना है, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, मुझे उसका तलफ़्फ़ुज़ सीखना है। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं हम, मतलब मैं शुरू में, अब वक्त होता है लफ्ज़, हम वक़्त पढ़ते रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह ये पंजाबी प्रोनाउंसिएशन है। तो आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपके ऊपर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो ये आप उस साइड पे निकल जाएंगे सारा कुछ। तो माँ बोली जो है इसके अंदर चाशनी ही अलग है, और उसके मामलात ऐसे हैं कि आप खुद से आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो मैं पहले नंबर पे आपको जो सबसे पहले सुनाऊंगा वो नज़्म है, ज़रूर, माँ कहंदी सी। सुनाइए ज़रूर।
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, हाँ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या बात। ਦਿਲ ਕੁੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਕੁੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, क्या बात। ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਕੇ ਦੇ ਤਨ ਲੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਬਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। वाह वाह। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸੀ ਖਰੇ, हाँ ਪਰ ਉਹ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ, ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ, ਕਿੰਜ ਗਲੇਟੂ ਭਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। अरे वाह। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। वाह वाह। अच्छा, नज़्में जो है ना वो उनका एक अपना रिदम होता है, तो मुझे दाद देते हुए भी होता है कि कहीं मैं वो ख़राब ना करूँ कुछ, तो असल में हाँ, ये बिल्कुल ऐसी एक फ़्लो होता है नज़्म के अंदर, और जब आप ये इस फ़्लो को अंदर जो है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फ़्लो खुद बताता है कि कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं। तो ये एक ज़ाहिर है, एक खुद ब खुद जगह बन जाती हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, आपका जो इस नजम फेलोज़ है, आपको ये कैसे ख्याल आया कि मुझे ये लेकर चलना है और कुछ इसका सेटअप करना है? अच्छा, ये थोड़ा सा तो मैंने पहले भी बात में इसका थोड़ा सा आइडिया दिया जी। कुछ सोचा नहीं था इसका कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाना है और इसको ऐसे लेके चलना है। 2004 की बात, सॉरी 2005 की बात है, जब मैंने जॉब ज्वाइन की ना, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है जो लिखा हुआ था वो शौक़ था कि यार ये लोगों तक पहुँचे। तो उस वक्त होते थे याहू ग्रुप्स। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं मेरे, मैं उनको गुरु भी कहता हूँ, तौकीर असगर साहब। तो उन्होंने मुझे ना एक याहू का ग्रुप बना के दिया। उन्होंने कहा इसके अंदर ना एक ही ईमेल भेजोगे ना तो जितने तुम्हारे ग्रुप वाले बंदे उन सबको चली जाएगी। मैं यार ये तो बड़ा आसान है, 50 बंदों को ईमेल करने की बजाय एक ईमेल करूँगा सबको चली जाएगी। कहते हैं हाँ जी। उसके बाद ऑर्किड भी आया और बाकी चीज़ें भी आती गई, फिर फेसबुक आया। तो उस दौर में शायरी जो शेयर करते थे वो जो है वो याहू ग्रुप में। अब याहू ग्रुप का उन्होंने नाम क्या रखा, नजम फेलोज़। अरे अच्छा, ये मुझे नाम वैसे बहुत पसंद है। चले अच्छा है, हम भी फरियाल फेलो हो गए ना अभी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जब आगे चलते गए ना तो हुआ ये कि मैंने 2017-18 के अंदर ना, मेरे एक कुलीग थे वो आए हैं, उन्होंने देखा मेरा पेज बना हुआ तो उसके अंदर कुछ चीज़ें लगी हुई, तो उन्होंने एक आध शेयर की। मतलब वैसे तो हम इंट्रोडक्शन शायर के तौर पे कर रहे हैं, मैं शायर हूँ और शायरी करता हूँ सारा कुछ, लेकिन अभी नहीं कर रहा, बिज़ी हूँ सारा। तो उन्होंने शेयर की ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फील आया। तो मैं, और साथ उन्होंने एक बात की, कहते यार तुम्हारे तो पेज पे फॉलोअर ही बड़े कम हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उस पेज को जो है वो उस पे ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मैंने दोबारा शायरी समझने शुरू कर दी, जो एक सिलसिला टूटा था उसको शुरू कर दिया। तो 2018 की बात होगी जब मुझे ना मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा यार तू फेसबुक के ऊपर तो अपनी चीज़ें भेजता रहता है, तो ये किसी को दिखा भी ले। इससे मैं एक और बड़ी मज़ा बताऊँ, 2005-06 में मैं एक नाकाम कोशिश कर चुका था। वो मैं अपनी शायरी लेके एक शायर के पास गया। अच्छा, वो स्टूडियो के अंदर भी आए, अहमद सुबहानी आकाश साहब हैं। अच्छा। मैं उनके पास लेके गया, मैंने कहा सर ये मैंने लिखा हुआ है तो इसको ज़रा देखें। मैंने कहा बेटा ये ना एक साइड पे करना पड़ेगा तुम्हें, अभी ये वो इस काबिल नहीं है कि इस तो जो है पब्लिश किया या चीज़ें किए जाए। तो मुझे शायद उस वक्त ये बात नहीं समझ आई या क्या था। मैं वहाँ से आया, फिर दोबारा उनसे मुलाकात नहीं। दिल पे ले ली वो बात? दिल पे लेने वाली बात, या मैंने इतनी अच्छी शायरी की है इनको समझ ही नहीं आ रही मेरी शायरी की, ये मुझे समझना ही नहीं चाह रहे। अच्छा खैर, वो मैं वापस आ गया वहाँ से। अच्छा, फिर जब ये बात दोबारा हुई, मैंने कहा यार ये बात तो मुझे पहले भी किसी ने कही थी कि अपनी शायरी किसी को दिखा लें। अच्छा, फिर मैं गया, मुझे पाक टी हाउस का बताया। मैं पाक टी हाउस में गया तो वहाँ पर अब्दुल वहीद साहब अफसाना नगार हैं, तो उन्होंने मेरा जो है वो तारुफ कराया नसीर अहमद साहब से। अच्छा, नसीर अहमद साहब से फिर ताल्लुक़ बना। फिर उन्होंने थोड़ा सा बताया शायरी के बारे में, उन्होंने एक दो मतलब जो उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने मुझे जो है वो एक दो गाने, वो उनका रिदम बताया कि इन गानों के ऊपर जो है ना आप कहें शेर, तो वो
तो उसके ऊपर कह कह के मश्क करके तो फिर अब ये मेरी शायरी का आगाज़ है। अब शायरी के बाद क्या हुआ, जब मैं थोड़ी बहुत शेर कहने शुरू हो गया वज़न के अंदर, तो उस वक्त मुझे जो सबसे बड़ा मसला आया वो ये देखा कि यार नौजवान शायर को मुशायरा पढ़ने में कितना मसला होता है। एक नौजवान शायर अच्छा शेर कहता है तो उसको मुशायरे में जो है वो अच्छे जो मुंतज़िम उस वक्त चल रहे थे उस वक्त के, वो बाकायदा उनसे अपनी तारीफ़ें करवाते थे और बाकी वो कहते थे ये मैंने करनी। हाँ जी, ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो वो जो है अपनी तारीफ़ें करवाना और इस तरह की चीज़ें, जी हमारे शेर लगाएं और इस तरह के, वो इस तरह के मसाइल थे उस वक्त। तो मुझे एक शायर ने भी कहा था, कहते यार राब्ते में रहा करो, कुछ दोस्त मिस हो जाते। मैंने कहा नहीं यार, मैं मुशायरा पढ़ने के लिए कम से कम आपसे राब्ते में नहीं रह सकता, मैं तो खुद अपना प्लेटफॉर्म बना सकता। ये समझ लें कि उस वक्त कुछ हालात ऐसे चल रहे थे कि लोगों के लिए बड़ा मसाइल बढ़ रहे थे चीज़ों के। तो फिर हमने एक, मैं था, नसीर अहमद साहब थे, मुरली चौहान था और आज़म मलक साहब थे। तो हम 4 लोग बैठे थे, तो वो तंजीमों के ऊपर बात हो रही। तो हमने सोचा किसी एक तंजीम का नाम, कोई एक तंजीम बनाई जाए जिसमें जो है बग़ैर किसी तखसीस के सब लोगों को शामिल किया जाए और बुलाया जाए। तो उस वक्त हमने सिर्फ तंजीम सोची थी और उसके बाद फिर जनवरी आई 2020, तो उसके अंदर एक जगह मुझे मुयस्सर आई। तो मैंने कहा यार यहाँ पर मुशायरा करना, एक कॉर्पोरेट इवेंट था, उसको ज़ाहिर है हम खुद मैनेज कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये आपका 10 बजे तक हॉल है, तो 8 बजे तक आपने क्लोज़ कर देना, तो ये 2 घंटे मुझे दे दें आप प्लीज़। तो मैंने उस वक्त अपने 12-13 दोस्त बुला के पहला मुशायरा वहाँ पे करवाया। तो वो मुशायरा अब भी मतलब वो इतना ज़बरदस्त मुशायरा था और इतना मतलब उससे मुझे हिम्मत मिली और बाकी चीज़ें। तो बाद में जो है मैंने उसका अब सोच रहे हैं यार नाम क्या रखना है, तो मेरे ज़हन में वही आया नजम फेलोज़। तो मैंने कहा नजम फेलोज़ ही लिख रहे हैं इसके ऊपर। तो वहाँ से नजम फेलोज़, ये कह लें कि कोई तय नहीं था कि इस तरह बनना है। फिर जूँ आइडियाज़ इकट्ठे होते गए, जूँ चीज़ें समझ आती, इवॉल्व होती गई, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए, आप सीखते गए, तो फिर वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अप्लाई किए। अच्छा, तनकीद मैंने 2 तरीके हैं। आप एक प्रोग्राम में गए, आपने देखा यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें ये मसाइल हैं, आके पोस्ट लगा दी, ये देखें जी मेहमानों को ठीक से बैठाया नहीं जा रहा, शायर इतने इकट्ठे किए हुए हैं, 50 शायर आपने बुला लिए, इतनी दूर दूर से शायर बुलाए हैं, उनको पढ़ने के लिए गज़ल आपने कही, ये सारा कुछ। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं, मुझे भी लगा कि मुझे लिखना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं क्यों ना एक ऐसा काम करूं कि इनको बताऊं कि यार काम ऐसे करना है, जिसने फॉलो करना है इसको कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने ये नजम फेलोज़ के अंदर वो सारी चीज़ें अप्लाई की जो मुझे लगती हैं। दूसरी चीज़ों मैं लेता ज़रूर हूँ लोगों से, सीखता हूँ लोगों से, लेकिन मैं देखता हूँ ये चीज़ इसने यहाँ पे गलत की है, मैंने नहीं होने देनी है गलत, तो मैं उसको ठीक तरीके से आगे लेके चलता हूँ। बाकी आपके सामने सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लोग नजम फेलोज़ को कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को, नशिस्तों के फॉर्मेट्स को अब कॉपी करना शुरू हो गए और एक मैं लातादाद नशिस्तें और तंजीमें देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार नए नए लोग आ रहे हैं जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं। हमें लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हमने तो मीरो गालिब को पढ़ा है या सीनियर शुअरा को पढ़ा है, तो इसलिए हम अब वाले शायर हैं, बड़े पाए के हैं या जो भी हैं आपके, तो हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें शायरी उस तरह से वो दिल को नहीं लगती, हमें नहीं पसंद आती। हम तो एक मयार हमने सेट किया है वो अब नहीं मिलता। तो ये सब क्या है? ये सही है कि हम वही एक चीज़ जो है वो अभी भी ढूंढते रहें? हर दौर के अपने तकाज़े हैं। ये ना माजी बड़ा तल्ख होता है। इंसान ना का मसला ये होता है कि वो अपने माजी को जब साथ लेके चलता है तो वो अपना हाल और मुस्तकबिल तबाह कर बैठता है। तो चीज़ें बदल रही हैं, मामलात बदल रहे हैं, आपकी ज़ुबान के अंदर कुछ अल्फाज, कुछ मतलब अब मुझे बताएं मीरो गालिब के दौर में व्हाट्सएप कहाँ था, फेसबुक कहाँ थी, ये सारी चीज़ें आज के दौर की जो है ईजादात हैं और ये आज चीज़ें ये मौजूद हैं। तो जाहिर है ये आपकी ज़ुबान का भी हिस्सा बनेगी, शायरी का भी हिस्सा बनेगी। अब मीरो गालिब की जो शायरी है वो जाहिर है एक उनकी सनद है शायरी, और वहाँ से आगे ये ऐसे ही है जब आप कोई काम करने लगते हैं। अब क्लासिकल जो है हर बंदे को पसंद नहीं आता सुनने में,
लेकिन जब आपने सीखना होता है तो आप क्लासिकल से ही शुरू करते हैं ना। बिल्कुल। आपको रियाज, अब रियाज करता हुआ बंदा कैसा लग रहा होता है, ठीक है, जब रियाज एक जो है वो सिंगर कर रहा होता है, हाँ। तो वो आपको लगता है यार ये क्या अजीब सा है, इसके अंदर हाँ। कोई इंटरेस्ट नहीं, इसको मज़ा नहीं आ रहा। हाँ। उसकी वजह ये है कि वो अपना काम कर रहा है जो उसने करना है। इसी तरह क्लासिकल शोरा को पढ़ना या उस जो है, अब बहुत सारे शोरा हैं जो क्लासिकल रवायत को भी साथ लेके चल रहे हैं और जिद्दत भी उसके साथ शामिल हो रही है। तो ये चीज़ें आगे आगे चलती रहती हैं और ये इर्तिका आगे ऐसे ही चेंजेस आती रहती हैं। तो बाकी किसी की पसंद नापसंद ज़ाहिर है आज भी किसी को, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि किसी को खुश करने के लिए तो शायरी नहीं होती। शायरी तो आपके अपने कथारसिस का नाम है और बाकी ये है कि इसको कुछ और ही बना दिया गया। तो असल में मामला थोड़ा सा ग्लैमराइज हुई है शायरी जब से। हाँ। मतलब उस वक्त से ना जो लोगों ने इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर ली हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं ऐसा। मामला ये है कि जो चीज़ चलती रहनी चाहिए, जो जिसके अंदर वो कहते जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगर ये शायरी नापायदार है तो ये ख़त्म हो जाएगी। हाँ। और अगर ये इसके अंदर जान है, इसके अंदर ताकत है तो ये आगे तक चलेगी। बिल्कुल। तो ये इसको सफ़र करने दें अपना। हाँ। तो जैसे जैसे ये सफ़र करती जाएगी तो ये बता देगी कि कितना जो है। बास साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहते जो शेर बसर हो जाए हाँ। तो वो शायरी तो नहीं है, मतलब वो लॉन्ग टर्म बड़ा शेर तो नहीं है। शेर तो वो है जिसके हिसाब से आप निकल ही ना पाएँ। हाँ। उस शेर के अंदर ही आप रह जाएं, आप उस कैफियत से ही ना निकल पाएँ, तो ये है बड़ा शेर। तो ये मामला ये है कि सिलसिला चलता रहना चाहिए, चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। तो इसमें से जो जो चीज़ें अच्छी होंगी, जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर रेलेवेंसी ज़्यादा होगी, आप देखें कई शायरी होती है किसी इवेंट के लिए ख़ास तौर पे शायरी होती है, वो इवेंट गुजरता है तो शायरी ख़त्म होगी, ठीक है। लेकिन वो शायरी जो जामे है और जो है बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर हर हालात के मुताबिक फिट आती है, वो आगे उसी तरह रेलेवेंसी जब ख़त्म हो जाएगी तो आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको वफाकी शायरी करनी है और ये वक्त तय करेगा कि ये कितना बड़ा शेर था और ये कितना बड़ा आपने जो है वो मजमून बांधे। ये बातों से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी हमें कोई गज़ल सुनाते हैं? अपनी कोई गज़ल? हाँ जी, सुना देते हैं। खुदा का शुक्र हमको आप सा होना नहीं आया। अरे खुदा का शुक्र हमको आप सा होना नहीं आया। बुरे बनते गए लेकिन बुरा होना नहीं आया। क्या कहने। अजीज़ों दोस्तों से आपसे सबसे खफा तो हैं। अजीज़ों दोस्तों से आपसे सबसे खफा तो हैं, मगर ये भी हकीकत है खफा होना नहीं आया। अरे वाह वाह, प्यारा शेर। और दुई तस्लीम करने की सहूलत भी मुयस्सर थी। दुई तस्लीम करने की सहूलत भी मुयस्सर थी, मगर ये मैं कि जिसको दूसरा होना नहीं आया। अरे और हमारी हुर्मते गिरिया हिले बैठे वो चंद आंसू। क्या कहने। हमारी हुर्मते गिरिया हिले बैठे वो चंद आंसू, जिन्हें चश्मे नदामत से अदा होना नहीं आया। क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत खूबसूरत गज़ल है ये। बस आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें वक्त दिया। आप जीती रहो, सलामत रहो और अल्लाह पाक आपकी इस मिशन के अंदर, आपके इस काम के अंदर मज़ीद तरक्की दे और आपको जो है अल्लाह पाक जो है एक मुकाम अता करे। मेरी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया भाई। इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एन न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।